माया ने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, जो भी उस रात नाइट बार में हुआ था उसका सच बताओ। इस पर वो लड़का बोला, संजय ने ही सनी के साथ शर्त लगाई थी, लेकिन सनी गुस्से में वहां से चला गया था और फिर संजय ने सनी को बार से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। सिमरन उस लड़के की बात सुनकर संजय को गुस्से से देखने लगी। फिर सनी से बोली, सनी, आई एम रियली सॉरी। मैंने एक बार फिर तुम पर यकीन नहीं किया। ये सब मेरी गलती है। सॉरी सनी। मगर आखिर ये औरत है कौन? सनी कोई जवाब देता उससे पहले ही माया वहां से जा चुकी थी। वो माया की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे रोकते हुए सिमरन ने कहा, जो कुछ भी हमारे बीच कल रात हुआ वो बस एक गलती थी, इसलिए उसे भूल जाओ। आगे से हम पहले की तरह दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन सनी वहां से भागते हुए बाहर की तरफ गया, जहां माया अपने कार में बैठने वाली थी। उसने माया के पास जाकर कहा, आपको क्या लगता है ये सब करने से मैं उन्हें माफ कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता, जिन्होंने मेरी मां को घर से निकाला और हमें अकेला छोड़ दिया। मैं अपने दादा और पापा से नफरत करता हूं, सिर्फ नफरत। ये सब सुनकर माया ने जवाब दिया, देखो सनी, मुझे इन सब से कोई मतलब भी नहीं है। मैं वही कर रही हूं जो मुझसे कहा जा रहा है। इतना कहकर माया वहां से चली गई। सनी ने गुस्से से अपने चारों तरफ देखा तो कॉलेज के कई लड़के उसे ही घूर रहे थे। फिर वो अपने पैर पटकता हुआ कमरे की तरफ निकल गया। जैसे ही सनी अपने कमरे पर पहुंचा तो वहां आदि को इंतजार करता देख चौंक पड़ा। वही डिटेक्टिव आदि जो सनी को पहली बार माया और दादाजी के सामने स्टेज पर ले गया था। इससे पहले कि सनी कुछ कहता, आदि ने हड़बड़ाते हुए कहा, सनी, जिसको तू सच समझ रहा है वो दरअसल सच है ही नहीं। तेरे पापा की सच्चाई कुछ और है। ये सुनते ही सनी चौंकते हुए बोला, ये क्या बोल रहा है तू आदि? मैं उस इंसान से सिर्फ नफरत करता हूं। आदि ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर तू सच्चाई जानना चाहता है तो तुझे आज ही अपने पुराने वाले बंगले पर जाना होगा, जहां वे कभी कभी ही जाते हैं। कहते हुए आदि ने सनी को एक एड्रेस दिया, जिसे देखते हुए सनी बोला, क्या है वहां पर? तू मुझे खुद क्यों नहीं बता रहा? जवाब में आदि थोड़ा मायूस होकर बोला, डिटेक्टिव के साथ मैं तेरा दोस्त भी हूं। सच जानना है तो तुझे वहां जाना ही होगा। अगले ही पल सनी बिना कुछ सोचे समझे आदि के दिए गए एड्रेस की तरफ निकल गया। जैसे ही सनी रात को बंगले के अंदर जाता है तो देखता है कि अंदर एक तस्वीर के सामने दीपक जल रहा है। उसे देखते ही सनी चौंकते हुए बोला, माँ की तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? कहते हुए सनी थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक आदमी सर पे हाथ रखे बहुत ही गुमसुम और चुपचाप बैठा हुआ था। उसे देखते ही सनी के मुंह से निकला, पापा? दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सनी के पापा राजीव कुमार मल्होत्रा थे। जैसे ही उन्होंने अपने पीछे से ये आवाज सुनी तो वो चौंक कर उस तरफ देखने लगे। सामने अपने बेटे सनी को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे उसकी तरफ बढ़ते हुए बोले, बेटा सनी, तुम यहां? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? बदहवास सा चलते हुए वे सनी के पास गए और उसे जोर से गले लगा लिया। लेकिन तभी सनी ने उन्हें खुद से दूर चटक दिया और चिल्लाते हुए बोला, बेटा? कौन सा बेटा जिसे आपने दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर कर दिया? जिसकी मां को आपने इतना अकेला कर दिया कि उसकी जान चली गई? ये सुनते ही राजीव ने अपना सर झुका लिया। फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोले, मैं कभी भी तुम लोगों को नहीं भुला पाया बेटा। देखना, आज के दिन तेरी मां का बर्थडे होता है और मैं हर साल इस तारीख को यहां आकर पल पल मरता हूं। सच वो नहीं है जो तू समझता है। सनी उनके चेहरे को हैरानी से देखने लगा। तभी उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे दादा रविकांत हमारी शादी से खुश नहीं थे और इसीलिए जब मैं विदेश गया तो उन्होंने मौका पाकर तुम्हारे साथ तुम्हारी मां को घर से निकाल दिया। मुझे ये धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें ढूंढने की हिम्मत की तो वो तुम्हारी मां और तुम्हें खत्म कर देंगे। यही बात उन्होंने तुम्हारी मां से भी कही। सालों बाद जब मैं वापस आया तो कई डिटेक्टिव को तुम्हें ढूंढने में लगाया, मगर वे तुम्हें ढूंढ नहीं पाए सिवाय तुम्हारी तस्वीर के। कहते हुए उन्होंने एक तस्वीर सनी के हाथ में रख दी जो कि उसी की थी। फिर राजीव ने कहा, जिस घर में तुम्हारी मां रहती थी वहां से ये मिला था और फिर पता चला कि तुम्हारी मां इस दुनिया से जा चुकी है। मैं तो टूट गया बेटे। उनकी बात सुनकर सनी की आंखों में आंसू आ चुके थे और अपने दादा के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी। तभी उन्होंने आगे कहा, इस दौरान कुछ अपने ही रिश्ते दुश्मन बन चुके थे।
तुम्हारी कजन जेनिफर कभी भी तुम्हें मार सकती है ताकि प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। जेनिफर का नाम सुनकर सनी शॉक्ड हो गया। अब उसे समझ आया कि जेनिफर ये सब क्यों कर रही थी। फिर राजीव ने कहा, बेटा बेटा ये सारी प्रॉपर्टी तेरी है, तू वारिस है इन सब का, और तुझे अब धीरे धीरे ये लेना ही होगा। उनकी बात सुनते ही सनी बोला, मैं कभी भी दादाजी की प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नफरत है मुझे उस इंसान से। जहां तक जेनिफर की बात है, देखता हूं मेरे रहते कोई आपका क्या बिगाड़ पाता है। तभी राजीव ने उससे कहा, तुझे ये प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करनी ही होगी बेटे। सनी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अपने दम भी बहुत कुछ कर सकता हूं पापा। चलिए अब इस पुराने बंगले से निकलकर आपको घर जाना चाहिए। इतना कहकर वो राजीव को लेकर बाहर आया। अभी वे कुछ दूर गए ही थे कि तभी एक ट्रक बहुत ही तेज स्पीड से आकर राजीव को टक्कर मारते हुए निकल गया। सनी ने दौड़कर उन्हें उठाया। पापा पापा ये क्या हो गया? पापा आंखें खोलो। राजीव के सर से खून निकलने लगा था और अगले ही पल वे बेहोश हो गए। सनी जल्दी से उनको हॉस्पिटल की तरफ लेकर भागा। हॉस्पिटल के अंदर जल्द ही उनका इलाज शुरू हो गया। लेकिन तभी वहां पर सनी के दादा रविकांत अपने पीए के साथ नजर आए, जिन्हें देखकर सनी वहां से दूर चला गया। सनी के दादाजी राजीव के पास बैठकर डॉक्टर से कुछ पूछ रहे थे कि तभी उनके पीए ने कहा, सर जरूर ये काम जेनिफर का है। उन्होंने ही राजीव सर का एक्सीडेंट करवाया है। आजकल फैमिली के अंदर ये चीज बढ़ती जा रही है। दादाजी कुछ सोचते हुए बोले, फिलहाल राजीव के लिए इंतजाम करो, बाकी के बारे में कुछ सोचते हैं। इतना कहकर वे वहां से निकल गए, लेकिन पीछे खड़ा सनी उन दोनों की बातें सुन रहा था। उनके जाने के बाद सनी बेहोश पड़े अपने पापा के पास गया और आंख में आंसू लिए उनका हाथ पकड़कर बोला, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा पापा। जिंदगी भर मैंने आपको ही कसूरवार समझा, लेकिन मुझे सच पता नहीं था। अब आपके दुश्मनों को आपके रास्ते से हटाने के लिए मैं आपकी प्रॉपर्टी का वारिस जरूर बनूंगा। सनी के इतना कहते ही राजीव के हाथ में हल्की सी हलचल हुई और उनकी आंखें खुलने लगी। तभी किसी नर्स की आवाज आई, राजीव जी को होश आ रहा है। अगले ही पल कई डॉक्टर आकर अपना काम करने लगे और सनी बाहर जाते हुए मुस्कुराया। जल्द ही मिलेंगे पापा। सनी ने उनके चेहरे की तरफ देखा तो राजीव भी अपनी अधखुली आंखों से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। दूसरे दिन सनी कॉलेज के कैफेटेरिया के अंदर बैठा सोच रहा होता है कि कैसे उन लोगों को ठिकाने पर लाए जो उसके पापा के दुश्मन बने हुए हैं, खासकर कि जेनिफर। लेकिन तभी वहां जेनिफर को अपनी तरफ आते देख सनी हैरान रह गया। अगले ही पल जेनिफर सनी के सामने आकर बैठ गई और बोली, हाय सनी, कैसे हो तुम? क्या तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा? ये देश छोड़ने के बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी, जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐश कर सकते हो। जेनिफर को देखते ही संजय और सोनाली भी वहां आ चुके थे। इधर सनी के दिल में जेनिफर के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी सनी ने कहा, 1 करोड़ तो क्या, तुम मुझे 100 करोड़ दो, तब भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला जेनिफर। इस पर जेनिफर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, यू ब्लडी बास्टर्ड, औकात क्या है तुम्हारी? तुम जैसे भिखारी के लिए इतना काफी नहीं है? कोई है यहां जो इतने पैसे को मना कर सके? कहते हुए जेनिफर ने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन तभी सनी ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और उस पर 2 करोड़ का अमाउंट साइन करके कहा, मैं तुम्हें 2 करोड़ दे रहा हूं, इसे पकड़ो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार से। ये सुनकर जेनिफर हैरान रह गई। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी सनी ने कहा, इससे पहले कि तुम्हारा खेल यहीं बिगड़ जाए और मैं तुम्हें बेइज्जत करूं, निकल लो यहां से। जेनिफर ने हैरानी से उसके चेहरे को देखा, फिर वहां से जाते हुए मन ही मन कहा, कहीं से सब कुछ पता तो नहीं चल गया? कहां से आए इसके पास इतने पैसे? कैफे में बैठे सभी लोग सनी को फटी फटी आंखों से देखे जा रहे थे। इसके बाद जेनिफर ने उसे परेशान नहीं किया। कॉलेज के कई दिन बीत गए, लेकिन अब सनी इस बात से परेशान हो चुका था कि पिछले 4 दिनों से सिमरन कॉलेज नहीं आ रही थी और न ही उसका नंबर लग रहा था। कुछ सोचकर वो सिमरन के घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन तभी संजय ने उसके रास्ते में आकर कहा, क्या बात है, सिमरन नहीं आई तो कॉलेज छोड़ने का इरादा है क्या? वैसे मुझे भी बता दो यार, कौन सा फ्रॉड करके तुम इतने पैसे बनाते हो?
सनी कुछ बोलता उससे पहले ही सोनाली वहां आकर बोली, सुना है सिमरन अभी तक पास के राजमहल पैलेस में है, वो भी कई दिनों से, जहां तुम जैसे भिखारियों की एंट्री नहीं होती। हाँ, अगर भाड़े के कपड़े और गाड़ी हो तो बात बन सकती है, या फिर किसी फ्रॉड के जरिए भी वहां जा सकते हो। सनी उसकी बात का जवाब दिए बिना अपने कमरे की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद वो अपनी लग्जरी कार से सूट बूट पहने राजमहल पैलेस पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर गया तो वहां पार्टी जैसा माहौल था, लेकिन अचानक ही सब सनी को अजीब सी नजरों से घूरने लगे थे। किसी ने उसके पास आकर कहा, कौन हो तुम? यहां तो सिर्फ सिलेक्टेड लोग आए हैं जिनके बारे में हमें पता है। सनी कुछ जवाब देता उससे पहले ही वहां सिमरन आती हुई दिखी। सनी ने आवाज देकर उसे बुलाया तो एक आदमी ने सिमरन से पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? ये सुनते ही सिमरन के चेहरे पर अजीब से भाव आए और उसके मुंह से निकला, नहीं, मैं इसे नहीं जानती। कौन है ये? सिमरन के जवाब से सनी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो उसे गौर से देखते हुए बोला, सिमरन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे नहीं जानती? तभी वहां पर एक लड़का आकर सिमरन से बोला, क्या बात है सिमरन, लग तो ऐसा रहा है कि ये तुम्हें जानता है। मेरी बात मानो तो मेरे साथ डेट के लिए रेडी हो जाओ, मैं बोल दूंगा कि ये मेरा दोस्त है। सिमरन ने उस लड़के को घूर कर देखते हुए कहा, शट अप, अपनी हद में रहो रॉकी। तुम अगर बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। दरअसल रॉकी एक बिगड़ा हुआ अमीर घर का लड़का था जो सिमरन पर ट्राई मारता रहता था, लेकिन आज तक वो कामयाब नहीं हो पाया था। इधर सिमरन सनी की नजरों का सामना करने के लिए वहां एक पल भी नहीं रुकी। उसका चेहरा देखते ही सनी मन ही मन में बोला, कुछ तो बात है जो सिमरन मुझसे छुपा रही है, और ये जाने बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। सब लोग अभी भी सनी को अजीब सी नजरों से घूर रहे थे। जैसे ही सिमरन वहां से गई तभी भीड़ में से किसी ने कहा, अरे आजकल ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, महंगी कार और महंगे सूट बूट पहनकर किसी महंगी पार्टी में घुस जाओ और फिर खूब मजे करो। उसकी बात सुनकर रॉकी सनी के पास आकर बोला, और इतना ही नहीं, मजे करो, फिर महंगे सामान चुराओ, अमीर लोगों को लूटो और निकल लो यहाँ से। क्यों बे? कहते हुए रॉकी ने सनी को तेज धक्का दिया जिससे वो गिरते गिरते बचा। तभी भीड़ में से किसी अमीरजादे ने कहा, रॉकी भाई छोड़ना मत इसे, इससे भी तो पता चले कि अमीरों के बीच इन जैसे गरीब चोर उचक्कों की क्या औकात है। तभी सनी ने रॉकी की तरफ देखकर कहा, देखो रॉकी, जो भी नाम है तुम्हारा, मैं यहाँ सिर्फ सिमरन से मिलने आया था, वो मुझे जानती है, पता नहीं क्यों मुझे देखकर पहचान नहीं रही, मुझे उससे बात करने दो, फिर मैं चला जाऊंगा। करीब 20 लोगों की पार्टी में सभी सनी को देखकर ही हंस रहे थे। तभी सनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ऐसे कहाँ चला जाएगा तू? भाड़े के कपड़े पहनकर तो जैसे लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, तो औकात तो बतानी पड़ेगी ना तुझे। इतना कहकर रॉकी ने एक वेटर से तेज आवाज में कहा, वेटर इधर आओ, अपनी ट्रेन के हाथ में रखो, यहाँ आने की इनकी यही सजा है, ये सभी को ड्रिंक सर्व करेंगे। अगले ही पल वो वेटर आगे बढ़ा और सनी के हाथ में ट्रे थमाकर दूर चला गया। तभी रॉकी ने एक वोडका का ग्लास उठाया और सनी के मुंह से लगाकर जबरदस्ती उसे पिलाने लगा। एक बार फिर पूरी महफिल हंसी के ठहाकों से गूंज उठी। जब ग्लास पूरी तरह खाली हो गया तो रॉकी ने कहा, अब जा और सर्व कर। ट्रे हाथ में लिए सनी ने खुद से कहा, यहाँ रुकने की बस एक ही वजह है, सिमरन। इतना कहकर सनी ड्रिंक सर्व करते हुए चारों तरफ नजरें उठाकर सिमरन को ढूंढने लगा, लेकिन सिमरन कहीं भी नजर नहीं आई। अब तक नशा उस पर हावी हो चुका था। जब सबकी नजर उस पर से हटी तो वो हाथ में ट्रे लिए ऊपर की तरफ कमरे में चला गया। कमरे में मौजूद सिमरन ने जैसे ही उसे देखा तो चौंकते हुए बोली, सनी तुम गए नहीं अब तक? आखिर चाहते क्या हो तुम? जवाब में सनी उसके नजदीक जाकर लड़खड़ाती आवाज में बोला, सिर्फ सच। आखिर क्या बात है जो तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया सिमरन? और यहाँ ये सब क्या हो रहा है? जवाब में सिमरन उसे बाहर भेजते हुए बोली, तुमने पी रखी है, प्लीज तुम यहां से जाओ सनी, ये हमारे फैमिली का एनुअल फंक्शन है और मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो किसी को पता चले। अगर तुम यहां रहे तो वो बात फैल सकती है। तुम्हें पता है ना कि हम सिर्फ दोस्त हैं। जवाब में सनी ने कहा, मुझे पता है सिमरन,
मैं तो सिर्फ यहाँ। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही कमरे में रॉकी ने कदम रखा और सनी का कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाया, मतलब तू अब यहां भी पहुंच गया? देख आज मैं तेरा क्या हाल करता हूं। इतना कहकर वो सनी को खींचते हुए हॉल में ले जाने लगा। तभी सिमरन चिल्लाई, रॉकी छोड़ दो उसे, क्या कर रहे हो तुम? मगर रॉकी सनी को लगभग घसीटते हुए हॉल में ले गया और एक ड्रिंक का गिलास उठाकर पूरी ड्रिंक सनी के कपड़ों पर डाल दी। फिर चिल्लाते हुए बोला, एक तो बिना बुलाए फंक्शन में आ पहुंचा और अब तेरी इतनी हिम्मत जो। तभी किसी लड़के ने पीछे से तेज आवाज में कहा, अरे ये तो सनी है, मैं जानता हूं इसे, कॉलेज का कचरा साफ करने वाला फटीचर। लेकिन रॉकी भाई, इसकी बहन मानवी बड़ी ही मस्त है। तभी रॉकी ने हंसते हुए सनी से कहा, क्यों ले चलेगा ना अपनी बहन के पास? बोल चुप क्यों है? ये सुनकर सनी का खून खौल उठा। रॉकी ने इतना कहा था कि तभी पीछे से पैलेस के मैनेजर की आवाज गूंजी, मिस्टर रॉकी, ये आप क्या कर रहे हैं? वो मैनेजर जल्दी से सनी के पास गया और उसे छुड़ाते हुए रॉकी से बोला, आपको पता भी है ये कौन है? जिस पैलेस में आप खड़े होकर पार्टी कर रहे हैं, ये इस पैलेस के मालिक हैं। ये जब चाहें आपको खड़े खड़े खरीद सकते हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ यही हालत सिमरन की भी थी और रॉकी को तो मानो सांप सूंघ गया। वो अंदर ही अंदर काफी डर गया और तभी सनी ने उसका कॉलर पकड़कर कहा, क्यों लगा ना झटका? मैं तो बस इसीलिए ये सब सह रहा था ताकि सिमरन के बारे में जान सकूं, लेकिन तुमने यहाँ खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब बताओ क्या सजा दी जाए तुम्हें? रॉकी अब काफी घबरा चुका था और तभी उसके मुंह से निकला, तो तुम कुछ भी कर लो, रविकांत सर नहीं मानेंगे, वो तुम्हें सिमरन से दूर करके रहेंगे। उसके मुंह से अपने दादाजी का नाम सुनकर सनी चौंक पड़ा। अगले ही पल उसने रॉकी का जबड़ा दबाते हुए कहा, सच सच बता, क्यों भेजा है मेरे दादा ने तुझे यहां पर? हाँ बता, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। सनी ने इतना कहा था कि तभी डर के मारे रॉकी का शरीर कांपने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सनी ने उसको छोड़ा और गुस्से से बाहर निकल गया। कार में बैठकर हवा से बात करते हुए अब वो अपने दादाजी के ऑफिस की तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ देर में जैसे ही वो ऑफिस के सामने कार रोककर बाहर निकला तो बाहर आ रहे एम्प्लॉई हैरानी से उसे देखने लगे। वे सभी उसे गुड आफ्टरनून विश कर रहे थे, लेकिन सनी ने किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तेज कदमों से चलता हुआ सनी जैसे ही ऑफिस में घुसा तो उसे देखते ही सब अपनी जगह से खड़े हो गए, लेकिन सनी गुस्से में चलता हुआ सामने दादाजी के केबिन के अंदर चला गया। दादाजी ने जैसे ही उसे देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन इसके उल्टे सनी ने चिल्लाते हुए कहा, मैं कभी आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन बार बार आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आपने मेरी माँ और मुझे तो बचपन में ही घर से निकाल दिया था, तो अब मुझे वापस क्यों लेना चाहते हैं? सनी के इस सवाल पर उसके दादा रविकांत एक पल को खामोश हो गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा घर पर हैं, ठीक है, अगर तुम वापस आ जाओ तो। सनी उनकी बात काट कर बोला, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इस पर रविकांत का सर झुक गया और वे एक लंबी सांस लेते हुए बोले, कभी कभी राजा को मजबूरी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं ताकि राजकुमार सलामत रहे। अब ये राज तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, भले ही तुम मुझे कुछ भी समझो, लेकिन अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। माया को इसीलिए भेजा ताकि तुम्हें दुनिया के गलत और सही रास्तों पर चलाकर तुम्हें सबसे मुकाबला करने के काबिल बनाए, भले ही माया उसके लिए कैसा भी रास्ता अपनाए। और मुझे लगता है। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी केबिन में उनका पीए आकर बोला, सर आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है, क्लाइंट वेट कर रहे हैं। इस पर रविकांत ने एक नजर सनी को देखते हुए कहा, मैं जल्द ही तुमसे मिलता हूं सनी। इतना कहकर वे वहां से चले गए। तभी सनी चिल्लाते हुए बोला, यह महज एक एक्सीडेंट है कि आप मेरे दादा हैं। आई हेट यू। जब आपका नाम मुझसे जुड़ता है तो मुझे खुद से घिन आती है। मगर उसकी बात सुनने के लिए रविकांत वहां नहीं रुके। अगले ही पल सनी वहां से निकला और कार में बैठकर घर की तरफ निकल गया। आज वो काफी गुस्से में था। अपनी मां के बारे में सोचकर उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। तो वहीं उसे वो दिन भी याद आने लगे जब उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, उसकी गरीबी को लेकर मजाक बनाया गया। ये सब सोचते हुए
वो अपनी कार से जा ही रहा था कि तभी उसे माया की कार दिखी, जिसे माया हाई स्पीड से ड्राइव करती हुई पहुंचती जा रही थी। सनी ने हैरानी से कहा, ये माया इतनी तेज कार ड्राइव करते हुए कहां जा रही है? आज तक मैंने इसे इस हालत में कभी नहीं देखा। पर इसके ड्राइवर, बॉडीगार्ड, वो भी नहीं दिख रहे। कहीं दादाजी फिर से मेरे खिलाफ कुछ करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे? ये सोचते ही सनी ने कार माया के पीछे लगा दी। कई गलियों से गुजरने के बाद अचानक ही माया की कार सनी की नजरों से ओझल हो गई। सनी उसे फिर से ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसे कार एक घर के सामने दिखी, जो माया का ही घर था। यहां माया इतनी जल्दबाजी में क्यों आई होगी? कहते हुए सनी अपने कार से नीचे उतरा और घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन दरवाजा बंद देखकर वो घर के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। कहां होगी माया? यह सोचते हुए सनी थोड़ा और आगे बढ़ा। फिर एक दरवाजा खुला देखकर उसके अंदर बढ़ने लगा। तभी एक कमरे में किसी आदमी की आवाज आई, बेशरम औरत, तुझे मैंने पैसों से ढक दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर तू मेरी इच्छा तो पूरी कर ही सकती है। यह सुनते ही सनी दरवाजे के पास गया तो एकदम से चौंक गया। उसने देखा कि माया की आंखों में आंसू थे और सामने उसका हस्बैंड खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी माया अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, देखो आदर्श, प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। मैंने ऐसा प्यार कभी नहीं चाहा था, मुझे ये पसंद नहीं, प्लीज। माया के इतना कहते ही आदर्श हंसते हुए आगे बढ़ा और बोला, तुझे तो मुझसे तलाक चाहिए ना, और पेपर पर साइन पाने के लिए तो ये करते रहना पड़ेगा। फिर उसने माया को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। यह सब देखकर पता नहीं क्यों सनी के दिल में गुस्से की आग जल उठी। वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर वो वापस जाने लगा। तभी अंदर कमरे से माया की सिसकियां जोर जोर से उसके कानों में पड़ने लगी। ये सच है या माया की कोई चाल? क्या सनी उठाएगा कोई ऐसा कदम जिससे माया को राहत मिल सके? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आज पहली बार सनी के सामने माया का यह दूसरा चेहरा भी आया था, जिसे देखकर उसके दिल में अजीब सी टीस उठने लगी। कुछ देर में माया का पति कमरे से निकला और कार लेकर बाहर चला गया। इधर माया अपनी हालत पर आंसू बहाते हुए उठी और खुद के कपड़े ठीक किए। लेकिन तभी कमरे के बाहर आते ही सनी की परछाई देखकर वो चौंक पड़ी। अरे, यहां कौन है? क्या कोई मुझे छिपकर देख रहा था? माया ने तेज आवाज में कहा, कौन हो तुम? जल्दी बाहर आओ वरना। माया के इतना कहते ही सनी जैसे ही बाहर आया तो माया हैरान रह गई। वो असमंजस भरे आवाज में बोली, सनी, तुम यहां कैसे? तुमको कैसे पता कि मैं यहां रहती हूं? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? जवाब में सनी ने हकलाते हुए कहा, नहीं 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 माया, वो मैं। तभी माया ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ओह सॉरी, तुम तो आरके ग्रुप के वारिस हो, तुम मेरा पीछा कर भी रहे होगे तो क्या ही बिगाड़ लूंगी तुम्हारा। इस बात पर सनी ने माया की आंखों में देखते हुए कहा, माया, सब कुछ देख लिया है मैंने। बाहर से सख्त दिखने वाली माया अंदर से कितना मजबूर और टूटी हुई है, ये पहली बार देखा मैंने। क्यों सह रही हो तुम ये टॉर्चर? सनी की बात सुनकर माया ने अपना चेहरा झुका लिया, फिर अपने आंसुओं को छिपाते हुए एक लंबी सांस लेते हुए बोली, कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता सनी। इस बारे में कोई बात ना करें तो ही अच्छा है। खैर, अब आ ही गए हो तो अपनी अमानत लेते जाओ। कहते हुए माया एक अलमारी की तरफ बढ़ी और उसमें से वही कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल निकाली जिस पर सनी ने साइन किए थे। वो उसको सनी के हाथ में देते हुए बोली, अब तुम आजाद हो सनी। मैं जिस काम के लिए तुम्हारी जिंदगी में आई थी वो पूरा हुआ। शायद हम दोबारा अब कभी न मिले। जल्द से जल्द यहां से निकल जाओ सनी, और प्लीज अब मुझसे कोई सवाल मत करना। सनी ने फाइल हाथ में ली और फिर एक नजर माया की तरफ देखा, फिर हां में सिर हिलाते हुए भारी कदमों से बाहर निकल आया। उसे बहुत कुछ पूछना था माया से, मगर माया के शब्दों ने रोक दिया था। बाहर निकलते ही उसने खुद से कहा, तुमने मुझे सड़क से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया माया। भले ही रास्ता कैसा भी चुना हो, पर मैं जानता हूं कि मेरे दादा के कारण तुम मजबूर थी,
और मैंने कई बार तुमसे ऊंची आवाज में बात की। आई एम सॉरी माया, काश तुम मुझे मदद करने का कोई मौका देती। कहते हुए सनी वहां से बाहर निकल गया, मगर वो देख नहीं पाया कि घर की खिड़की से माया उसे ही जाता हुआ देख रही थी। अपनी नम आंखें लिए सनी को देखकर माया ने कहा, कुछ नहीं था जब तुम मेरी जिंदगी में आए, और आज जब जा रहे हो तो पता नहीं क्यों सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है। मैंने सब कुछ पैसों के लिए किया, पर शायद मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। लेकिन मैं ऐसा क्यों सोच रही हूं? ये गलत है। एक तो मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूं और ऊपर से शादीशुदा हूं। हमारे रास्ते अलग हैं। इतना कहकर माया ने एक झटके से खिड़की बंद कर दी। एक अजीब सी कश्मकश थी दोनों की जिंदगी में, मगर सच ये था कि माया सनी की जिंदगी से जा चुकी थी। दूसरे दिन इन सभी बातों को दिमाग से निकालकर सनी कॉलेज पहुंच गया, लेकिन तभी उसकी नजर अपने दोस्त आदि पर पड़ी, जो उसी की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। सनी ने उसके पास जाकर पूछा, आदि, तू यहां मेरे कॉलेज में क्या कर रहा है? तभी आदि ने एक लंबी सांस लेकर जवाब दिया, बस तुझी से मिलने आया था सनी। दरअसल मेरे बॉस को पता चल गया कि मैंने तेरे लिए आरके ग्रुप से जुड़े लोगों की जासूसी की थी। अब इतने बड़े ग्रुप से तो वो पंगा ले नहीं सकते, इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये सुनते ही सनी के चेहरे पर मायूसी आ गई। फिर उसने कहा, तू फिक्र मत कर आदि, अब हमेशा तू मेरे साथ मेरे ही घर में रहेगा। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी दूर खड़ा संजय आदि को देखकर चौंकते हुए मन ही मन बोला, इसे तो मैं पहचानता हूँ, डिटेक्टिव आदि, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा। लेकिन इसका परिवार दिवालिया होकर सड़क पर आ चुका है। अब ये सनी के साथ क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सनी के पास इतनी पावर आने के पीछे इसी का दिमाग हो? संजय के दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे और वो उन्हीं की तरफ बढ़ गया। आदि ने जैसे ही संजय को देखा तो उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान आ गई, क्योंकि वो भी संजय से परिचित था और जानता था कि अंदर से वो कितना गिरा हुआ आदमी है। तभी संजय ने उसके पास आकर कहा, आदि, तुम यहाँ हमारे कॉलेज में? आदि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरअसल सनी मेरा दोस्त है संजय, मैं इसी से मिलने आया था। इतना सुनते ही संजय ने मन में कहा, ओ, मतलब मेरा शक सही निकला। कुछ भी करके इन दोनों की दोस्ती तोड़कर सनी को अकेला करना ही होगा। कुछ बातें करने के बाद संजय वहां से निकल गया और सनी अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। तभी सनी के मोबाइल पर उसके दादाजी के पीए का कॉल आया। सनी सर, मैं आरके ग्रुप के मालिक और आपके दादाजी का पीए बोल रहा हूँ। दरअसल मैंने ये बताने के लिए आपको कॉल किया है कि आपके दादाजी ने फिलहाल कंपनी के 15% शेयर आपके नाम कर दिए हैं, ताकि आप धीरे धीरे इस बिजनेस को संभाल सकें। उम्मीद है आप मना नहीं करेंगे। ये सुनते ही सनी के दिमाग में अपने पापा राजीव का चेहरा घूमने लगा, जिन्हें बचाने के लिए उसने सब कुछ एक्सेप्ट करने का मन बनाया था। सनी ने एक पल कुछ सोचा, फिर ओके कहकर फोन रख दिया। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, इतना सब कुछ संभालने के लिए मुझे बिजनेस की बारीकियां सीखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये खबर और भी कंपनियों तक पहुंची गई होगी। शाम के वक्त सनी आदि को लेकर अपने घर पर पहुंचा ही था, तभी उसने देखा कि उसके घर के सामने 4 लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं और उसके बाहर कई बॉडीगार्ड भी नजर आ रहे थे। जैसे ही सनी अपनी कार से उतरा, सामने खड़ी एक कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी बोला, हेलो मिस्टर सनी, आरके ग्रुप में हिस्सेदारी आपको मुबारक हो। मैं सिंघानिया विल्मर कंपनी का सीईओ अमन सिंघानिया, बस बिजनेस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहता था। सनी ने हैरानी से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, पर मेरे पास आने से बेहतर था कि आप मेरे दादा रविकांत के पास जाते, फाइनल कॉल तो उन्हीं का होगा। जवाब में अमन बोला, लेकिन आप अगर इसके लिए रेडी होंगे तो वे मना नहीं करेंगे। वैसे भी इस बिजनेस में दोनों का फायदा है। उसकी बात सुनकर सनी ने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें घर के अंदर ले गया। फिर एक चेयर पर बैठते हुए अमन ने सनी को फाइल पकड़ाते हुए कहा, हमारी कंपनी बेहद कम दामों में लोगों को कुकिंग रिफाइंड ऑयल उपलब्ध कराती है और हमारा ये ख्याल है कि अगर आप हमारी कंपनी से जुड़ जाएं तो दोनों को अच्छा फायदा हो सकता है। सनी ने एक नजर फाइल खोलकर देखा, फिर अमन की तरफ देखते हुए कहा, हमारा फायदा या फिर गरीबों की जान से खिलवाड़? ये सुनते ही अमन चौंक पड़ा। उसके मुंह से निकला, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर सनी? जवाब में सनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वही कंपनी है ना जिस पर 10 साल पहले ये इल्जाम लगा था कि इसका ऑयल खाने से 10 लोगों की बॉडी पर रिएक्शन हुआ था और आखिर में वे सभी मर गए।
इतना सुनते ही अमन चुप हो गया। तभी सनी ने आगे कहा, आपने ये बात फाइल